हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रीति वाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के हम इस वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी किस प्रकार की शर्करा है। हमसे पूछा गया है कि चीनी जो है वो किस टाइप का शुगर है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अपचायक, ऑप्शन बी है नॉन अपचायक, ऑप्शन सी है मोनोसैकेराइड और ऑप्शन डी है डाइसैकेराइड। तो यानी हमसे पूछा गया है कि जो चीनी होती है, यानी हम जिसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सुक्रोज, वो किस टाइप की शुगर है, शर्करा है। ऑप्शन ए दिया है अपचायक, यानी कि रिड्यूसिंग। तो हमसे पूछा गया कि चीनी क्या रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन अपचायक मतलब नॉन रिड्यूस। ऑप्शन सी है मोनोसैकेराइड और ऑप्शन डी है डाइसैकेराइड। तो हमारा जो सुक्रोज होता है वो एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, उन्हें हम दो तरह से इसमें कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर और नॉन शुगर में। हम इनको डिवाइड करते हैं शुगर और नॉन शुगर में। तो हमारा जो क्रोज होता है वो एक नॉन शुगर है, यानी कि नॉन अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है। ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमसे पूछा गया है कि इन चारों में, इन तीनों में से कौन सा डाइसैकेराइड है, और अगर या फिर ये तीनों ही डाइसैकेराइड है। तो ऑप्शन ए क्या है, सुक्रोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। जो हमारा सुक्रोज होता है वो मिलकर बना हुआ होता है ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। यानी इसमें एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज का है और एक फ्रक्टोज का है, तो ये हमारा एक डाइसैकेराइड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज जो होता है वो बना हुआ होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी इसमें दोनों ही मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ग्लूकोज के होते हैं। और थर्ड है हमारे पास लैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज होता है ये मिलकर बना हुआ होता है ग्लूकोज से प्लस गैलेक्टोज से। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ये सभी, ये तीनों ही हमारे डाइसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड जिसमें दो यूनिट होती हैं मोनोसैकेराइड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में कायरल कार्बन है। ऑप्शन ए है 4,3, ऑप्शन बी है 3,4, ऑप्शन सी है 2,3, ऑप्शन डी है 6,2। यानी हमसे पूछा गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन्स होते हैं। क्या ग्लूकोज में 4 और फ्रक्टोज में 3 होते हैं, ग्लूकोज में 3 और फ्रक्टोज में 4 होते हैं, ग्लूकोज में 2 और फ्रक्टोज में 3 होते हैं, या फिर ग्लूकोज में 6 और फ्रक्टोज में 2 होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कायरल कार्बन क्या होता है। क्वेश्चन है कि कायरल कार्बन क्या होता है। तो कायरल कार्बन वो होता है जो अपनी चारों वैलेंसीज को अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई करता है, उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसीज को अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई करता है, उसे हम बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे
मान लीजिए इसके एक तरफ H जुड़ गया, इसके एक तरफ OH जुड़ गया, इसने अपनी तीसरी वैलेंसी Cl से फुलफिल कर ली और चौथी Br से। तो इसमें अभी हमें क्या दिख रहा है कि इसमें जो चारों ही ग्रुप हैं, ये H हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, OH हो गया, ये चारों ही डिफरेंट ग्रुप हैं जिसकी हेल्प से ये कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को फुलफिल कर रहा है। ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। इन्हीं को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने कितने कायरल कार्बन हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ होता है डबल बॉन्ड O और H। पहला ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज का, फिर दूसरा OH H, यहाँ कार्बन में OH H, यहाँ कार्बन में H OH, यहाँ वाले कार्बन में OH H, और नेक्स्ट लास्ट में होता है CH2OH। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि कायरल कार्बन बताना है। एक बात और होती है, जो कायरल कार्बन होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। अभी अगर हम इस कार्बन का, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ, विजिबल है, ठीक है। ये जो हमारा कार्बन है इसका हम हाइब्रिडाइजेशन से इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि कायरल कार्बन है या नहीं। अभी इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमारा कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। इसका मतलब है ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने अपनी डबल वैलेंसी को एक सिंगल एटम से फुलफिल कर रखा है, यानी इसका डबल बॉन्ड है O के साथ। तो हमारा ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 3 4 5 6। तो जो हमारा पहला कार्बन एटम है वो कायरल कार्बन एटम नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये वाला कार्बन है, अब देखिए इसकी पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 ही है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा कायरल कार्बन हो सकता है। बट एक और कंडीशन है कि जो चारों ही ग्रुप हैं जिससे ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा वो डिफरेंट होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें पहला ग्रुप OH है, दूसरा ग्रुप H है, तीसरा ग्रुप ये है, ये ग्रुप है, और चौथा ग्रुप ये है। तो यानी इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से है। हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि इस कार्बन ने इधर भी कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, इधर भी कार्बन से बॉन्ड। हमें ये देखना है कि इनका जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। ऊपर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और जबकि नीचे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसलिए ये दोनों ग्रुप अलग हो गए। तो इस कार्बन ने अपनी चारों वैलेंसीज को अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई कर रखा है। तो यानी कि ये हमारा एक कायरल कार्बन है। ये क्या है, हमारा एक कायरल कार्बन है। तो यानी हमारे पास एक कायरल कार्बन ये आ गया, यानी हमारे पास नंबर 1 कायरल कार्बन। सेम इसी तरह से हम कार्बन 3 को देखेंगे। कार्बन 3 में एक OH ग्रुप है, एक H ग्रुप है। अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इसका जो ग्रुप है वो ऊपर का ये वाला है, और जो नीचे क्या है, नीचे का यहाँ से है, सॉरी। तो ये भी ऊपर 2 कार्बन की चेन है, नीचे 3 कार्बन की चेन है, तो ये भी डिफर कर रहा है। तो ये भी एक कायरल कार्बन हो जाएगा, यानी कार्बन नंबर 3 भी एक कायरल कार्बन है, जो कि हमें 2 कायरल कार्बन मिल चुके। इसी तरह से हमारा सेम कायरल कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 भी कायरल ही। इसका एक ग्रुप H है, दूसरा ग्रुप OH है, उसके बाद ऊपर 3 कार्बन की चेन है, नीचे 2 कार्बन की चेन है। तो ये हमारा एक कायरल कार्बन हो गया। सेम इस तरह से हमारा जो कार्बन नंबर 5 है उसमें नीचे एक कार्बन का ग्रुप है,
CH2OH लगा है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, और बाकी पूरे में पूरा 4 कार्बन का ग्रुप है। तो इसने भी 4 अलग अलग ग्रुप से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रखा है। तो हमारे कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 भी कायरल कार्बन है। तो इस तरह से हमें ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन मिले, मैं व्हाइट कलर ले रही हूँ सबको शो करने के लिए। तो हमें ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन मिले, कार्बन नंबर 2 कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 3 कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 4 कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 5 भी कायरल कार्बन है। इस तरह से ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हो गए, 4। ग्लूकोज में कितने हो गए, 4। अब इस तरह से हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और फ्रक्टोज में भी देखेंगे कि कितने कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन तो समझ में आ गया होगा। कायरल कार्बन उन्हें कहते हैं जो कार्बन अपनी वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई करते हैं, उन कार्बन्स को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। अब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में पहले CH2OH होता है, उसके बाद कार्बन जो कि कीटोनिक ग्रुप रखता है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप हमारा कभी कॉर्नर ग्रुप नहीं हो सकता है, लास्ट टर्मिनल ग्रुप नहीं है। तो ये सेकंड नंबर के कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप होता है। इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तीसरी। अब हम तीसरा कार्बन देखें, जो कि 1 मिनट, चार कार्बन समझ में आ चुके हैं, 1 2 3 4। पांचवा कार्बन और 6th कार्बन, नंबरिंग कर लेंगे हम इसकी भी, 1 3 4 5 और 6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही, C6H12 और O6, C6H12O6। ठीक है, तो अब हम इसमें कायरल कार्बन काउंट करते हैं। अब हम अपने पहले कार्बन को देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है कि पहले कार्बन में 2 वैलेंसीज जो है वो H से सेटिस्फाई की गई है। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, बट हमें दिख रहा है कि कार्बन ने अपनी 2 वैलेंसीज को H से सेटिस्फाई कर रखा है। तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। कार्बन नंबर 2 देखते हैं। कार्बन नंबर 2 का पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 है, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन से नहीं आता है, तो हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। इस कार्बन ने अपनी 2 वैलेंसीज को ऑक्सीजन के साथ फुलफिल कर रखा है, इसका मतलब है ये भी हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता है। कार्बन नंबर 3 देखते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। कार्बन नंबर 3 को देखिए, इसका एक जो वैलेंसी है OH से सेटिस्फाइड है, एक H से है। जो थर्ड वैलेंसी है वो 3 कार्बन के ग्रुप से सेटिस्फाई की गई है, और जो 4th वैलेंसी है वो 2 कार्बन का ये ग्रुप है उससे सेटिस्फाई है। तो यानी इसकी जो चारों ही वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई की गई हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा एक कायरल कार्बन है। ये क्या है, एक कायरल कार्बन है। अब कार्बन नंबर 4 को देखेंगे हम, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। पहले मैं इस सर्कल को इरेज कर देती हूँ। बस इरेज हो गया, मैं इसे फिर इस तरह से। तो अब हम इसमें देखेंगे कार्बन नंबर 4 को। कार्बन नंबर 4 की एक वैलेंसी है H से, और सेकेंड वैलेंसी है OH से, थर्ड वैलेंसी है 3 कार्बन के इस ग्रुप से, और 4th वैलेंसी है 2 कार्बन के इस ग्रुप से।
तो इसका मतलब है इसने भी अपने चारों ही वैलेंसीज को अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई कर रखा है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक कायरल कार्बन हो गया। कार्बन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या होगा, फ्रक्टोज का डायग्राम ही चला गया हमारा। चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं फ्रक्टोज का। CH2OH, डबल बॉन्ड O, साइड में भी अब दिक्कत नहीं है, फिर से ड्रॉ कर लेते। H2OH, C डबल बॉन्ड O, CH, CH, H और CH2OH। तो हमने देख लिया था ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन नहीं है, ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन नहीं है। ये कार्बन जो था वो हमारा एक कायरल कार्बन था, ये भी हमारा एक कायरल कार्बन है। अब हम अपने 5th कार्बन के लिए देखेंगे कि ये कायरल कार्बन है या नहीं है। तो हमारा जो इसका एक ग्रुप है OH है, एक H है और एक है CH2OH, और अगला जो ग्रुप है वो 4 कार्बन की ये बड़ी सी चेन है। तो यानी कि ये जो कार्बन है ये हमारा एक कायरल कार्बन है, ये भी एक क्या है, कायरल कार्बन है। अगला जो लास्ट ग्रुप हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी जो 2 वैलेंसी है वो H से सेटिस्फाई की गई हैं। तो इसका मतलब है ये भी हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा। तो फ्रक्टोज में हमें कितने कायरल कार्बन मिले, कार्बन नंबर 3 में कायरल है, कार्बन नंबर 4 कायरल है, कार्बन नंबर 5 कायरल है। तो यानी कि फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में होते हैं 3, ग्लूकोज में होते हैं 4। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A, 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एपिमर युग्म है। इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है, इन यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं। युग्म मतलब क्या होता है, पेयर, और किसका पेयर पूछा गया है, एपिमर का। इंग्लिश में बता देती हूँ मैं, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किसका पेयर एपिमर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ग्लूकोज तथा मैनोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज तथा मैनोज, और माल्टोज तथा सुक्रोज। यानी कि हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन में 2-2 के पेयर दिए हुए हैं। हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एपिमर पेयर है। तो अब हम देख लेंगे इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है इसका ऑप्शन A, ग्लूकोज तथा मैनोज। जो ग्लूकोज होता है, और जो ग्लूकोज और मैनोज में
जो एपीमर होता है वो होता है कार्बन नंबर 2 पे। ये जो एपीमर होता है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है। ग्लूकोज का ही एक एपीमर है, इसका नाम है गैलेक्टोज। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से आ जाए ग्लूकोज और मैनोज ना दिया हो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दिया हुआ हो, तो हमें समझ जाना है कि उसका सही आंसर ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो एपीमर होता है वो होता है कार्बन नंबर 4 पे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एपीमर होता है कार्बन नंबर 4 पे, और ग्लूकोज और मैनोज में होता है कार्बन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे? माल्टोस का जल अपघटन होने पर क्या प्राप्त होता है? इंग्लिश में दिया हुआ है व्हाट इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, और ऑप्शन डी है गैलेक्टोज। हमसे पूछा गया है अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें इन चारों में से क्या मिलेगा। तो अब हम माल्टोज के जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसे देख लेंगे। कहाँ पे इसे करें हम? माल्टोज की हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये क्या है? माल्टोज है। इसका हाइड्रोलिसिस करना है, यानी वाटर को ऐड करेंगे। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि माल्टोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस जो होता है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के। सेम मॉलिक्यूल होते हैं, अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस में दो सेम मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये है, और इसके लिए जो एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल वो होता है माल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजे ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में, मैं ऊपर लिख देती। क्वेश्चन क्या है? ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है? इंग्लिश में पढ़ेंगे चेंज इन पोलराइज्ड रोटेरिया ऑफ शुगर कैन जूस इज कॉल्ड। यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज के विलयन में, तो यानी ग्लूकोज का एक्वा सोल्यूशन होगा, यानी हम ग्लूकोज को किसी ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमने उसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया हुआ है। अब उसमें जो ध्रुवण घूर्णन होगा यानी पोलराइज रोटेरिया, यानी कि उसके जो रोटेशन एंगल में फर्क आएगा, इसी सॉल्यूशन में डालने पे ग्लूकोज के जो रोटेशन एंगल में फर्क आएगा उसे क्या बोलते हैं? शुगर कैन जूस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी यहाँ पे हमने उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया चेंज इन पोलराइज रोटेरिया ऑफ शुगर कैन जूस इज कॉल्ड। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं एपीमरीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिमराइजेशन। एपीमरीकरण को क्या बोलते हैं? एपिमराइजेशन इंग्लिश में। ऑप्शन बी दिया हुआ है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन।
परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को क्या बोलते हैं? म्यूटारोटेशन, या फिर और बोल सकते हैं म्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, से बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन घूर्णन को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो हमसे पूछा गया है ग्लूकोज को जब हम किसी सोल्यूशन में डालेंगे, यानी हम उसका एक्वा सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे फ्रेशली, तो उसका जो एंगल, जो पोलराइज एंगल होगा उसमें, रोटेरिया मतलब रोटेशन एंगल, यानी जो पोलराइज रोटेशन एंगल है, फिर हम जैसे बोलते हैं ऑप्टिकल चेंज जो आएगा उसमें, उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्या वो एपिमराइजेशन होता है, वो म्यूटा रोटेशन होता है, या फिर स्पेसिफिक रोटेशन होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, या फिर जिसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। किसी भी ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज का हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं और क्या कहते हैं, टाइम के साथ उसके रोटेशन एंगल में फर्क आता है, उसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न से कौन अनापचयी नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है? विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि जिसमें कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? जिनमें कि कोई फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। मैं बता देती हूँ, रिड्यूसिंग शुगर उन्हें बोलते हैं जिनमें कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हमसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, यानी इनमें से कोई 3 रिड्यूसिंग शुगर है और चौथा कोई नॉन रिड्यूसिंग है। तो ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या इन्वर्ट शुगर। तो सबसे पहले बताऊंगी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, ये क्लियर करने के लिए कि हमारी जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2 टेस्ट, यानी कि टेस्ट है एक फेलिंग्स टेस्ट और एक है टॉलेंस टेस्ट। इन टेस्ट को परफॉर्म करके हम ये फर्क कर सकते हैं कि हमारी जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग है या फिर रिड्यूसिंग शुगर है। तो इन दोनों टेस्ट की हेल्प से पता चलता है। केवल जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वही इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाती हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं वो इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। परफॉर्म का मतलब इनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो जो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती हैं, जो रिड्यूसिंग होती हैं वो रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म करती हैं। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसका ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या इन्वर्ट शुगर। तो इसका अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था ये कि सुक्रोज जो है वो हमारी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पढ़ा था हमने। सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुक्रोज। बाकी जो 3 है हमारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या इन्वर्ट शुगर, ये तीनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इसमें टॉप पर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो कि फ्री एल्डिहाइड होता है। सेम फ्रक्टोज के साथ होता है। फ्रक्टोज जो है वो एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इस वजह से वो इन टेस्ट को परफॉर्म कर पाता है। फ्रक्टोज क्या है? एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। हर तरह के कीटोन इसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन के लिए भी यूज किए जाते हैं।
यानी इनकी हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन में भी अंतर कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है केवल एल्डिहाइड्स इन टेस्ट को परफॉर्म कर पाते हैं, कीटोन्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जो इन टेस्ट को परफॉर्म कर पाती है, वो है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन्स होते हैं वो इन टेस्ट को परफॉर्म कर पाते हैं। फ्रक्टोज के मैं शुरू के 3 कार्बन बनाती हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, शुरू के 3 कार्बन इसमें इस तरह के अलाइनमेंट में होते हैं, ये ओरिएंटेशन होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप ये है। अल्फा हाइड्रोक्सी क्या होता है, पहले ये हमें पता चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी तो हम देख लेंगे, पहले अल्फा कार्बन क्या होता है। वो कार्बन जिससे हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, वो जितने कार्बन से अटैच होता है, यानी उसका कनेक्शन जिन कार्बन से होता है, उन्हें हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यानी कि यहाँ पे हमारे 2 अल्फा कार्बन है। फिर से समझ लीजिए, जिस कार्बन से हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो मेन कार्बन होता है, वो कार्बन जिन कार्बन से अटैच होता है या फिर जितने कार्बन से अटैच होता है, उन कार्बन्स को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यानी यहाँ पे हमारे 2 अल्फा कार्बन है, कार्बन ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे है और ये हमारे 2 अदर कार्बन से अटैच है, तो या ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए अल्फा कार्बन। अब इन कार्बन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप होंगे वो अल्फा कार्बन के ग्रुप कहलाएंगे। तो इन कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो OH ग्रुप होगा ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी। क्योंकि ये हमारे अल्फा कार्बन पर अटैच है, इसलिए ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप। कीटोन में हमारे ये अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्रक्टोज हमारा एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो इसलिए वो इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो यानी कि इन टेस्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है, एल्डिहाइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। इसके अलावा हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है, देख लेंगे हम उसे भी, मैं ये रेस कर रही हूँ। हमारा ये जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OOH, यही हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। ये हमारा टेस्ट फिलिंग टेस्ट को और करंट टेस्ट को परफॉर्म कर पाता है। क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें इतना जो पोर्शन होता है ये एक फ्री एल्डिहाइड की तरह वर्क करता है। इसमें जो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और H, ये एक फ्री एल्डिहाइड की तरह वर्क करता है। इसी वजह से ये फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। यही जो पार्ट होता है ये और ऑक्सीडाइज जाता है। फेलिंग रिएजेंट और जो टॉलेंस रिएजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमें बताना था इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल, विच वन इज प्रेजेंट। अब क्या बोला गया है, ग्लूकोज की रिएक्शन हम करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे कि वो इथाइल अल्कोहल में प्रेजेंट हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि किसकी प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, इन्वर्टेस, डायमेस, डायस्टेस, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ग्लूकोज किस एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्वर्टेस, डायमेस, डायस्टेस या इनमें से कोई नहीं। इन्वर्टेस क्या होता है, इन्वर्टेस जो एंजाइम होता है ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में यूज होता है, तो ये ग्लूकोज से तो यूज नहीं होगा। इन्वर्टेस किस लिए यूज होता है मैं बता देती हूँ।
सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में इन्वर्टेज एंजाइम यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है जाइमेज, डायस्टेज और इनमें से कोई नहीं। तो हम ग्लूकोज की इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होने की रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं, हमें भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होने की हम, तो यहाँ पे हम लेंगे C6H12O6, यानी ये क्या हो गया हमारा ग्लूकोज। क्या हो गया? ठीक, अब हमें बताना है किसकी प्रेजेंस में, यानी कि ये तो हमें फाइंड करना है किसकी प्रेजेंस में होगा, यही तो फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या दिए हुए हैं? इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे 2 इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2C2H5OH, और इसके साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ग्लूकोज के, जब किसी एंजाइम के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाते हैं, और ये बना है हमारा इथाइल अल्कोहल। यही रिएक्शन थी, ग्लूकोज को हमें इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, पूछा गया है इसकी प्रेजेंस में ये हमारा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो चलो अब हम क्वेश्चन मार्क को इरेज कर देते हैं, बता देते हैं, है ना। देखते हैं, इसका सही आंसर है जाइमेज। ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, जाइमेज, और यहाँ पे हो जाएगा इन ईस्ट। जाइमेज को जब ईस्ट में लेते हैं हम और इसका ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, तो ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो साथ ही 2 मॉलिक्यूल CO2 के भी रिलीज होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज में कौन सा एनोमेरिक कार्बन है? कार्बन नंबर C1, ऑप्शन बी है कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3। पहले थोड़ा सा हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। क्या बोला गया है? ग्लूकोज में कौन सा एनोमेरिक कार्बन है? तो पहले तो हमें एनोमेरिक कार्बन जान लेंगे कौन सा होता है। एनोमेरिक कार्बन ओपन चेन में एक एल्डिहाइड होता है या फिर एक कीटोन होता है। जब हम ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एनोमेरिक कार्बन वो होगा जो कि एल्डिहाइड होगा या कीटोनिक ग्रुप को कंटेन करेगा, और उसी के जगह जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो एक स्टीरियो सेंटर बनना चाहिए। जब साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे तो क्या बनना चाहिए? एक स्टीरियो सेंटर। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि साइक्लिक फॉर्म में उस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में उस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होना जरूरी है, और वो एक स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। स्टीरियो सेंटर मतलब उस कार्बन की 4 अलग ग्रुप से वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही, वो स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। अभी और क्या बताया मैंने? ओपन चेन में वो कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उस कार्बन पे एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो पूछा गया है ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3। आंसर पढ़ने से पहले या फिर उसको जानने के पहले एक चीज और दिख रही है, कार्बन नंबर 7। यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, हमें इसे स्टडी भी नहीं करना है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, यानी ग्लूकोज में सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 7 तो होता ही नहीं है, तो ये आंसर तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने इसको एलिमिनेशन हटा दिया है। ऑप्शन हमारे पास 3 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3। तो अब हम पहले ग्लूकोज का
ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कोर्स के ओपन चेन स्ट्रक्चर में पहले ये ग्रुप आ गया है, फिर HOH, फिर HOH, फिर इधर H, इधर OH, फिर OH, H, फिर CH2OH। कितने कार्बन हैं? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन। कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। क्या पूछा गया है हमसे कि एनोमेरिक कार्बन, तो मैंने क्या बताया, ओपन चेन में, ओपन चेन स्ट्रक्चर में, इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जिस भी कार्बन पर एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, वो कार्बन क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन। ये ग्रुप क्या है? यही ग्रुप है एल्डिहाइड, यानी कि ग्लूकोज का हमारा एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कार्बन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेंगे। दी ग्लूकोज के जलीय विलयन के साम्य मिश्रण में खुली श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड ग्रुप की मात्रा है। दी ग्लूकोज के जलीय विलयन के साम्य मिश्रण में खुली श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड ग्रुप की मात्रा है। यानी कि ग्लूकोज का जब हम एक्वा सोल्यूशन तैयार करेंगे, अब हमने पहले भी देखा था क्वेश्चन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा सोल्यूशन था, तो ग्लूकोज का जो भी हम एक्वा सोल्यूशन तैयार करेंगे उसमें ओपन चेन में कितना एल्डिहाइड होता है उसका अमाउंट बताना है, उसकी मात्रा बतानी है। यानी ओपन चेन में, खुली श्रृंखला में जो एल्डिहाइड होगा वो कितने अमाउंट में होता है वो बताना है ग्लूकोज के एक्वा सोल्यूशन में। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 4%, 30%, 90%, 0.2%। तो क्या बताना है? ग्लूकोज के एक्वा सोल्यूशन में कितना ओपन चेन में एल्डिहाइड होता है, खुली श्रृंखला में होता है, उसका अमाउंट बताना है। साम्य मिश्रण मतलब इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पे। तो मैं बता देती हूँ उसका किसका किसका कितना अमाउंट होता है। 36% जो होता है वो हमारे पास होता है अल्फा ग्लूकोज, 64% जो होता है वो होता है बीटा ग्लूकोज, और 0.02 या इससे भी कम होता है हमारा ओपन चेन में एल्डिहाइड। क्या होता है? ओपन चेन में एल्डिहाइड 0.2 या इससे भी कम। अगर ऑप्शन में आपके भी ऑप्शन अगर ऐसे 0.2 आ रहा है, 0.02 आ रहा है, तो इसका सही आंसर यही हो। वैसे 0.2, 0.02 या उससे कम होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से एल्डोहेक्सोस के संबंध में क्या गलत है? यानी एल्डोहेक्सोस, क्या बोला गया है? एल्डोहेक्सोस के बारे में इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है? तो सेंटेंस पढ़ेंगे। एल्डोहेक्सोस एक मोनोसैकेराइड है, बताना है कि क्या एल्डोहेक्सोस एक मोनोसैकेराइड होता है, इसमें एक CHO समूह है, क्या इसमें एक CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एक एल्डोहेक्सोस है, क्या अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एक एल्डोहेक्सोस है, उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फ्रक्टोज एक एल्डोहेक्सोस है।
तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक सेंटेंस गलत है एल्डोहेक्सोस के लिए। तो हम पहले थोड़ा सा एल्डोहेक्सोस के बारे में जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लूकोपाइरानोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसी से हम अपने सारी चीजें क्लियर कर। पहले मैं ओपन स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उसका ओपन चेन। अब क्या है, पहला हम इसके नाम से ही इसको धीरे धीरे इसके सेंटेंस निकालेंगे। पहला एल्डो, ओहो सॉरी, तो पहले नाम में इसके क्या दिया हुआ है, एल्डो वर्ड। क्या दिया हुआ है, एल्डो वर्ड। एल्डो वर्ड क्या बताता है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डो वर्ड से क्या पता चलता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यानी जो भी एल्डोहेक्सोस होगा उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट हेक्सोस दिया हुआ है। हेक्सोस मतलब उसमें 6 कार्बन्स होंगे। क्या होंगे, में 6 कार्बन्स होंगे। हेक्स 6 के लिए यूज करते हैं, उसमें 6 कार्बन का होना नेसेसरी है। अब ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो देख लेते हैं। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये एक एल्डोहेक्सोस और इसमें 6 कार्बन है, 1 3 5 6, तो यानी ग्लूकोज हमारा एक एल्डोहेक्सोस है। ठीक, ये क्लियर है। एल्डोहेक्सोस में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, 6 कार्बन होने। ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल गया हमें कार्बन नंबर 1 पे और 6 कार्बन भी, यानी ग्लूकोज हमारा एक एल्डोहेक्सोस। अब ग्लूकोज क्या है, अब ग्लूकोज से हम इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्लूकोज कौन से टाइप का, क्या कहते हैं, कौन से टाइप का सैकेराइड है, तो ग्लूकोज क्या है हमारा एक मोनोसैकेराइड है। पता है ना ये बात, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड। ठीक, तो हमें कितनी चीजें क्लियर हो गई कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस में एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए और उसके अलावा एक मोनोसैकेराइड होता है ये। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे और अपने सही आंसर को देखेंगे। ग्लूकोज का अगर हम चेन स्ट्रक्चर बनाए तो भी ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस तो रहेगा ही। अभी मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, फिर हम अपने आंसर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पेन ले लेते हैं, अब फिर से अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। यह एक मोनोसैकेराइड है, तो क्या पढ़ा हमने, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, एल्डोहेक्सोस एक मोनोसैकेराइड है, तो यानी ये सही आंसर, सही सेंटेंस है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो फाइंड करना है जो गलत है। अब इसमें क्या बोला गया नेक्स्ट, में एक CHO समूह होता है। CHO कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डोहेक्सोस में नाम से ही क्लियर है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एक एल्डोहेक्सोस है। ठीक है, देख लेते हैं। ग्लूकोज एक पायरानोज एल्डोहेक्सोस है, ग्लूको डी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एक एल्डोहेक्सोस है, ये देखना है हमें। तो हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से देखा कि एक एल्डोहेक्सोस है, तो ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है।
अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज क्या होता है? ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। चलो ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एक एल्डोहेक्सोस है। नेक्स्ट क्या दिया है? फ्रक्टोज एक एल्डोहेक्सोस है। ये वाला सही है। फ्रक्टोज एक एल्डोहेक्सोस नहीं है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोस है। फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सेलुलोज किस यौगिक का बहुलक है? सेलुलोज बहुलक कहते हैं पॉलीमर को। बहुलक किसे कहते हैं? पॉलीमर को। सेलुलोज किसका पॉलीमर है ये पूछ रहा है। डी फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज एवं डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज। तो क्या पूछा गया है? फ्रक्टोज किसका पॉलीमर है? सॉरी, सेलुलोज किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज तो खुद मोनोसैकेराइड यूनिट है। पूछा गया है सेलुलोज किसका पॉलीमर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डी फ्रक्टोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज पॉलीमर है डी ग्लू। सेलुलोज का पॉलीमर है सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है? माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च। हमसे पूछा गया है कौन सा पॉलीसेकेराइड है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड वो कंपाउंड्स होते हैं या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स आर ऐसे लिखेंगे, पॉलीसेकेराइड्स यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है ऑन हाइड्रोलिसिस। ये डेफिनेशन हो गई। पॉलीसैकेराइड्स यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? माल्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सब हिल गए। स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज। हमने पॉलीसैकेराइड देख लिया। पॉलीसैकेराइड्स किन्हें कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स जो कि हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का यील्ड करते हैं। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं
माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च। तो हमें बताना है पॉलीसैकेराइड। माल्टोज हमने पढ़ा क्या है, एक डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। किसका डाइसैकेराइड है माल्टोज? माल्टोज है दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है एक मोनोसैकेराइड। तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तक। एकदम कोई सोते हैं पूछ लेना ग्लूकोज क्या है, तो एक मोनोसैकेराइड है, आना चाहिए। फ्रक्टोज भी क्या है? फ्रक्टोज सेम हमारा एक मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन डी, स्टार्च। ये एक पॉलीसैकेराइड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का मिश्रण है। पूछा गया है जो शहद यानी हनी से मिलता है, हनी भी है ना, शहद का मिश्रण है। शहद किससे मिलके बना होता है? शहद किसका मिक्सचर है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज व लैक्टोज, ग्लूकोज व माल्टोज, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है हनी किन दो इसमें कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है? ग्लूकोज फ्रक्टोज से, ग्लूकोज या लैक्टोज से, ग्लूकोज या माल्टोज से। इसका सही आंसर है ग्लूकोज व फ्रक्टोज से। शहद किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज से। किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रक्टोज में असमित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? फ्रक्टोज में असमित कार्बन की संख्या क्या है? असमित कार्बन मतलब हम पढ़ चुके हैं एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? जो एसिमेट्रिक कार्बन को क्या बोला था मैंने बताया था ना, कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। यानी कि वो कार्बन जो चार अलग अलग ग्रुप से अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा भी था, देख लेते हैं अगर स्ट्रक्चर तो। ये रहा, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था ग्लूकोज व फ्रक्टोज में कायरल कार्बन है या फिर यानी एसिमेट्रिक कार्बन बताने थे। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देख लेते कितने कायरल कार्बन या फिर हमें एसिमेट्रिक कार्बन थे। तो क्या आंसर आया था? कितने कार्बन थे? 3, यानी कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 थे। कितने एसिमेट्रिक कार्बन थे? 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। देख ले, तो हमें क्या जानता है? एसिमेट्रिक कार्बन। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा के ताजे बने विलयन का समय के साथ प्रकाशिक घूर्णन में बदलाव कहलाता है। यानी कि अभी से हम पढ़ चुके हैं ग्लूकोज का फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा सॉल्यूशन, वही है। इसमें अगर हम कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें टाइम के साथ जो भी एंगल में चेंज आता है, द वेरिएशन इन रोटेशन एंगल विद टाइम इज कॉल्ड। हमसे क्या पूछा गया है? इन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड शुगर सॉल्यूशन वेरिएशन ऑफ रोटेशन एंगल या ऑप्टिकल एंगल विद टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? विशिष्ट घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या ध्रुवण होगा, ठीक है, या फिर जिसे क्या बोला जाता है? म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन या म्यूटा रोटेशन। फिर समाव्ययता, समाव्ययता और प्रतिलोमन। प्रतिलोमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैंने? स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन।
क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। समावयवता मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो यानी कि टाइम के साथ किसी ऑप्टिकल एंगल का चेंज होना, यानी किसके ऑप्टिकल एंगल का? शुगर सॉल्यूशन का। तो क्या बोलते हैं उसे? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, म्यूटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या फिर म्यूटा रोटेशन। म्यूटेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ग्लिसरल्डिहाइड ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो क्या उत्पाद मिलता है? यानी कि जब ग्लिसरल्डिहाइड ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? ब्रोमीन वाटर क्या होता है पहले हमें ये बताना चाहिए। ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन। ब्रोमीन वाटर मतलब क्या हो गया? ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन। ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अभी हमसे क्या पूछा गया है? ग्लिसरल्डिहाइड की जब रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन वाटर से तो मतलब क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, या फिर 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि अम्ल या एसिड। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये तो हमें दिख रहा है साफ कि एसिड में कन्वर्ट करेगा। ग्लिसरल्डिहाइड को किस में करेगा कन्वर्ट? एसिड में कन्वर्ट करेगा। किसमें? एल्डिहाइड ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करेगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनोमर्स के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एनोमर्स, ठीक है, क्या पूछा गया है? एनोमर्स। तो एनोमर्स के विषय में कौन सा कथन सही है? एनोमर्स डाइस्टीरोमर्स होते हैं, एनोमर्स दर्पण प्रतिबिंब है, एनोमर्स संरचनात्मक समावयवी है, एनोमर्स ज्यामितीय समावयवी है। दर्पण प्रतिबिंब को बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। और संरचनात्मक अवयवी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके साथ ही ज्यामितीय समावयवी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पूछा गया है एनोमर्स, इनमें से इनके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? डाइस्टीरोमर्स होते हैं या फिर इनकी मिरर इमेज फॉर्म होती है, ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, या फिर एनोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एनोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टीरो आइसोमर्स। क्या होते हैं? डाइस्टीरो आइसोमर्स होते हैं। डाइस्टीरो आइसोमर्स मतलब जो किसी एक स्टीरोजेनिक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन को अपोजिट करते हैं। डाइस्टीरो आइसोमर्स क्या हो गए? यानी जो किसी एक स्टीरोजेनिक सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं उन्हें बोलते हैं
डाइस्टीरोमर्स, सॉरी। तो एनोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टीरोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज सांद्र HCl से अभिक्रिया करके अंत में देता है। सुक्रोज गिव्स ऑन रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड HCl। सुक्रोज के जब रिएक्शन करते हैं हम HCl से, तो फिर हमें क्या मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, या लेवुलिनिक एसिड मिलता है, या 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल मिलता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? सुक्रोज की रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HCl से करने पर क्या मिलता है? देखिए, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस भी किया जाता है सुक्रोज का। तो जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है तब हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब एसिडिक मीडियम में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी क्या बोला गया है हमसे? सुक्रोज की रिएक्शन करी गई है कंसेंट्रेटेड HCl के साथ, तो दोनों में फर्क करना है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पे मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन जब सुक्रोज की रिएक्शन कंसेंट्रेटेड HCl से करते हैं, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब इससे रिएक्शन करते हैं सुक्रोज की तो हमें मिलता है लेवुलिनिक एसिड। क्या मिलता है? लेवुलिनिक एसिड। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, लेवुलिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज व्हाट इज ऑब्टेन्ड? ये ठीक है, यानी अब हमें लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करना है। तो क्या बोला गया है? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है? अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन रहा है, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में होता है ये आपको कमेंट कर, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है? लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किसकी के करने पे क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस की भी रिएक्शन देख लेते हैं। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? एक डाइसैकेराइड होता है, फॉर्मूला वही होता है C12H22O11। ये क्या है? ये लैक्टोज वाला C12H22O11 है, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है, बस कंपोजिशन अलग अलग होती है, ठीक। इसका हाइड्रोलिसिस करना है यानी वाटर से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसका भी हाइड्रोलिसिस एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, अभी बताऊंगी वो एंजाइम सबसे लास्ट में, पहले रिएक्शन देखते हैं। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करना है हमें, ठीक है। इसके हाइड्रोलिसिस करने पे हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसैकेराइड के। वो दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? 6H12O6 मॉलिक्यूल ये है। मॉलिक्यूल दोनों ही, फॉर्मूला दोनों का ही सेम होने वाला है क्योंकि हमें मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनमें से एक जो मोनोसैकेराइड है वो है ग्लूकोज का, ठीक है। क्या होता है? लैक्टोज का एक जो मोनोसैकेराइड होता है वो होता है ग्लूकोज का, एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ गैलेक्टोज। नेक्स्ट किसका होता है? गैलेक्टोज का। एक गैलेक्टोज का होता है, एक ग्लूकोज का होता है। तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे हमें दो मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है ये प्रेजेंस में होता है लैक्टेज एंजाइम के, लैक्टेज एंजाइम के। माल्टोज का किससे एंजाइम में होता है आपको कमेंट करना है। और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है लैक्टेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? लैक्टेज की प्रेजेंस में। इसके साथ ही सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस वो किसकी प्रेजेंस में होता है? वो होता है इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? ग्लूकोज मिलता है, गैलेक्टोज मिलता है। ऑप्शन क्या है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो देखिए अभी इसमें क्या था, इसमें शुरू के दो ऑप्शन हमें ऐसे दिए हुए थे जिनमें कि हम बिना पढ़े चारों ऑप्शन को कोई एक टिक कर सकते हैं। हमने देखा गैलेक्टोज है, टिक कर दिया, नहीं देखा आगे तीन ऑप्शन क्या थे,
बी देखा, या तो किसी ने ग्लूकोज है टिक कर दिया, ये नहीं देखा कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। सही आंसर क्या होगा इसका? हमें तो दो प्रोडक्ट्स मिले हैं ना, ग्लूकोज मिला है, गैलेक्टोज मिला है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही ओसाजोन बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओसाजोन? यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी चार ग्रुप दिए हुए हैं, चार पेयर्स दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक का पेयर ही ओसाजोन बनाता है। क्या है? इनमें से किसी एक का पेयर ही ओसाजोन बनाता है। अब हमसे पूछा गया है किसका पेयर ओसाजोन बनाता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ग्लूकोज लैक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, फ्रक्टोज व माल्टोज और फ्रक्टोज व लैक्टोज। सबसे पहले हमें ये जानना है ओसाजोन क्या होता है। ओसाजोन केवल वही शुगर्स परफॉर्म करती हैं जो रिड्यूसिंग होती हैं, ठीक है। पहला की पॉइंट है ये, ओसाजोन केवल रिड्यूसिंग शुगर के थ्रू शो किया जाता है, ठीक। रिड्यूसिंग शुगर मिल गई हमें। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो रिड्यूसिंग शुगर होती है हमारी, ये फिनाइल हाइड्रोजीन के एक्सेस ऑफ हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजीन होगा, उससे रिएक्ट करती हैं, तब ओसाजोन बनाती हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? एक बेंजीन रिंग, सॉरी, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग होगी, हाइड्रोजीन यानी यहाँ पे NH2। फॉर्मूले के में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, C6H5NH2, इस तरह से भी लिखते हैं। ये क्या होता है? ये होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या होता है? फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो इसमें से हमारी जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो एक्सेस में हमारी फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करती है और ओसाजोन बनाती है। ये हो गया ओसाजोन प्रोसेस। अब हमें बताना है कि कौन सा इनमें से जो ग्रुप है पेयर में ओसाजोन बनाता है। तो ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज और लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज व माल्टोज, फ्रक्टोज व लैक्टोज। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है और फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके ओसाजोन बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्या है? निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देती है? इनमें से कौन सी शुगर फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, यानी फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट नहीं देती है? ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सुक्रोज व लैक्टोज। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शुगर फेलिंग टेस्ट नहीं देती है। फेलिंग टेस्ट को मैंने भी कहा था, देखो फेलिंग टेस्ट में दो कंपोनेंट होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है वो होता है हमारा पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट का क्या है? C4H4O6। क्या है? KNaC4H4O6। और साथ ही टेट्राहाइड्रेट होता है और H2O ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो फेलिंग सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हो गए, फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट, फेलिंग सोल्यूशन बी KNaC4H4O6 और H2O पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। इसमें रिएक्टिंग स्पीशीज ये होती है, इसके साथ जब शुगर रिएक्ट करती है तो फिर वो क्या एक प्रेसिपिटेट बनाती है। कैसा प्रेसिपिटेट बनाती है? रेड प्रेसिपिटेट बनाती है। अब वो क्या कहते हैं इसको, जो फेलिंग सोल्यूशन का टेस्ट था ये किसने दिया था? HC वॉन फेलिंग ने। किसने दिया था? HC वॉन फेलिंग ने। जो फेलिंग रिएजेंट होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है?
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, मैं बता चुकी हूँ। रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी डिफ्रेंशिएट करता है। तो यानी इसे केवल रिड्यूसिंग शुगर ही टेस्ट को परफॉर्म कर पाती हैं। ऑप्शन हमें क्या दिए हुए हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। तो अब हमसे क्या पूछा गया है इसमें? कौन परीक्षण नहीं देता है, यानी कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा वो नहीं देगा। तो ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये फेरिंग टेस्ट नहीं देगी। उसके अलावा ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये टेस्ट देगा। और फ्रक्टोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इससे भी टेस्ट परफॉर्म होगा। लैक्टोज से भी होगा, लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसके साथ टेस्ट नहीं हो सकता फेरिंग टेस्ट। नेक्स्ट, कौन सा यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है? कौन सा यौगिक इसमें टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, रिड्यूस कर देता है? क्या है? रिड्यूस कर देता है टॉलिन्स को। तो टॉलिन्स का मैंने अभी आपको बताया था, टॉलिन्स और फेलिंग्स एक तरह के होते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के साथ इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। टॉलिन्स का जो रिएजेंट होता है उसे बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होता है? AgNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट में बंद करके और OH, ये होता है फेलिंग्स रिएजेंट। क्या होता है वो? टॉलिन्स रिएजेंट। ये क्या होता है? टॉलिन्स रिएजेंट। ठीक, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यही होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। और ये भी एल्डिहाइड इसे दे सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकते हैं और फॉर्मिक एसिड दे सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है? जो भी इसे का पॉजिटिव टेस्ट देगा उसमें सिल्वर का वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। क्या होगा? सिल्वर का वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। क्या होगा? सिल्वर का वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। तो अब हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज, ये सभी इनमें से कौन दे सकता है? ठीक, तो जो रिड्यूसिंग शुगर होगी वो दे पाएंगी। तो इसमें फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी दे सकता है। स्टार्च एक नॉन रिड्यूसिंग है, ये नहीं दे सकता है। ग्लूकोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। और ऑप्शन डी नहीं है क्योंकि स्टार्च नहीं देता है। तो इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दो ऑप्शन है जो कि टॉलेंस एजेंट के साथ टेस्ट परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्लूकोज के लिए कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है? तो क्या बोला गया है? ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं यानी OH ग्रुप हैं, और एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप है। ठीक, अगला है यह एक मोनोसेकेराइड है। क्या ये एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है? ये बताना है। यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को दर्शाता है, यानी ये म्यूटा रोटेशन दिखाता है। इसका सोल्यूशन बनाने पे, एक को सोल्यूशन बनाने पे इसका जो रोटेशन एंगल है वो चेंज होता है टाइम के साथ, यानी म्यूटा रोटेशन को परफॉर्म कर सकता है, और ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस में कन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि ये एक मोनोसेकेराइड है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये CHO ग्रुप, OH, H, COH, H, CH, OH, OH, H, और नेक्स्ट हो गया CH2O। ये बताना है हमें कि इसमें से कौन सा ग्लूकोज के लिए सेंटेंस गलत है। तो पहला क्या दिख रहा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो हमें इस पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं, यानी OH एक ये है, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, ये सही है, ये पोर्शन इतना ठीक है। अब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ग्रुप भी है तो ये भी ठीक है, यानी ये सेंटेंस पूरा ठीक है।
अगला ये एक मोनोसेक्राइड है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड यूनिट है, ये भी ठीक है। अगला, यह म्यूटर रोटेशन दिखाता है या परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, ये सही है। ग्लूकोज सोल्यूशन डालने में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व कर चुके हैं, ये म्यूटर रोटेशन दिखाता है, तो ये भी सही है। अगला, ये एक पॉलीसेक्राइड है, ये गलत है क्योंकि हम देख चुके हैं ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, तो ये एक पॉलीसेक्राइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस की सीरीज जो है खत्म होती है। ये भी तो इसी के साथ हमारे ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को। थैंक यू।